नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जब बीबीसी के पत्रकार ने हरिद्वार में कथित धर्म संसद में नरसंहार के आह्वान पर सवाल किया तो वो बौखला गए और इंटरव्यू को बीच में छोड़कर चले गए। बीबीसी के मुताबिक इस दौरान उन्होंने रिपोर्टर का मास्क खींचा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करा दिया। हालांकि बीबीसी ने बाद में वीडियो को रिकवर कर लिया। दरअसल जब उनसे पूछा गया कि हरिद्वार में धर्म संसद में मंच से दिए गए हिंसा भड़काने वाले बयानों के बाद राज्य के मुख्यमंत्री चुप रहते हैं तो ऐसे बयान देने वालों को और बढ़ावा मिलता है और उनके हौसले और बढ़ते हैं। क्या आप लोगों को बयान देकर लोगों को आश्वस्त नहीं करना चाहिए कि आप किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं? इस पर उन्होंने कहा कि धर्माचार्यों को अपनी बात अपने मंच से कहने का अधिकार होता है। आप हिंदू धर्माचार्यों की ही बात क्यों करते हो? बाकी धर्माचार्यों के बारे में क्या क्या बयान दिए गए हैं, उनकी बात क्यों नहीं करते हो? उन्होंने कहा कि धर्म संसद बीजेपी की नहीं है, वो संतों की होती है। संत अपनी बैठक में क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये उनका विषय है। बीबीसी के मुताबिक जब डिप्टी सीएम मौर्य से पूछा गया कि यति नरसिंहानंद गाजियाबाद के हैं, अन्नपूर्णा अलीगढ़ के हैं, ये लोग जिस तरीके का माहौल बना रहे हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इसके जवाब में मौर्य ने कहा कि कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। जो सही बात होती है, जो उचित बात होती है, जो उनके प्लेटफॉर्म में उनको उचित लगती है वो कहते हैं। आप ऐसे सवाल लेकर आ रहे हैं जो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए नहीं हैं। इसके बाद मौर्य ने रिपोर्टर से कहा कि वो चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल करें। रिपोर्टर ने जब भारत पाकिस्तान मैच के बाद देशद्रोह के केस लगाने के मामले पर सवाल पूछा तो गुस्साए मौर्य ने कहा कि राष्ट्रद्रोह अलग विषय है, आप राष्ट्रद्रोह को और जो लोगों के मौलिक अधिकार हैं उससे मत जोड़िए। भारत में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाना देशद्रोही की श्रेणी में आएगा, उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये जो धर्म संसद होती है सभी धर्माचार्यों की होती है, सभी संप्रदाय की होती है, सबकी होती है। उनको जो अपनी बात कहनी होती है वो कहते। बीबीसी के मुताबिक तकरीबन 10 मिनट तक सवालों के जवाब देने के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीबीसी के रिपोर्टर से कहा कि वे केवल चुनाव के बारे में सवाल पूछें। बीबीसी के रिपोर्टर ने कहा यह मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है। इस पर डिप्टी सीएम भड़क गए और उन्होंने रिपोर्टर से कहा कि आप पत्रकार की तरह नहीं बल्कि किसी के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अपने जैकेट पर लगा माइक हटा दिया, उन्होंने बातचीत वहीं रोक दी और कैमरा बंद करने के लिए कहा। उसके बाद उन्होंने बीबीसी रिपोर्टर का कोविड मास्क खींचा और सुरक्षा कर्मियों को बुलाकर जबरन वीडियो डिलीट करा दिया। हालांकि बाद में कैमरामैन ने वीडियो के पार्ट को रिकवर कर लिया। एक टीवी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया कि अगर योगी आदित्यनाथ की फिर से वापसी हो जाती है तो अखिलेश जी क्या करेंगे, इसके जवाब में अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि तब वो यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। ये बीजेपी वाले सोच लें, ये डबल इंजन टकरा रहा है। अगले महीने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मंगलवार को बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान शुरू किया और पार्टी कार्यकर्ता योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार की उपलब्धियों को बताने के लिए 5 लोगों के समूह में घर घर गए। यही नहीं, बीजेपी यूपी में 14 जनवरी से बड़े टीवी स्क्रीन से लैस एलईडी रथ भी चलाएगी। बता दें, चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल वर्चुअल प्रचार के लिए कमर कस रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव आयोग के इस फैसले से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को इसे सभी राजनीतिक दलों के लिए एक समान खेल मैदान बनाना चाहिए। अखिलेश ने कहा कि वर्चुअल रैलियों की हम बात करें तो आयोग को उन पार्टियों के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके पास वर्चुअल रैली के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अखिलेश ने छोटे दलों का हवाला देते हुए कहा कि उनको आयोग पैसे दे। उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करने के लिए दिल्ली में आज बीजेपी के दिग्गज नेताओं की बैठक होगी। बीजेपी की 24 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश की चुनावी कमेटी की सोमवार शाम को भी लखनऊ में बैठक हुई और इसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा सहित तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के पहले व दूसरे चरण के लिए 113 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को अंतरिम रूप दिया गया। दिल्ली की बैठक में भी तमाम बड़े नेता शामिल रहेंगे। बताया जा रहा है कि 15 या 16 जनवरी को पार्टी इन दोनों चरणों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,68,063 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले बीते दिन के मामलों से 6.4% कम हैं। कल कोरोना के 1,79,723 मामले सामने आए थे।
बीते 24 घंटों में 277 लोगों की जान गई है। जिन 5 राज्यों में सबसे ज़्यादा मामले आए हैं उनमें महाराष्ट्र में 33,470, पश्चिम बंगाल में 19,286, दिल्ली में 19,166, तमिलनाडु में 13,990 और कर्नाटक में 11,698 लोग संक्रमित हुए हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जानी मानी गायिका लता मंगेशकर कोरोना से संक्रमित हो गई हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। समाचार एजेंसी का कहना है कि लता मंगेशकर की भतीजी रचना ने उनको इस बात की पुष्टि की है। दिल्ली में सभी निजी दफ्तरों को वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दे दिया गया है। इस आदेश से केवल उन्हीं दफ्तरों को छूट मिली है जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हुए हैं। नए आदेश के मुताबिक निजी बैंकों, इंश्योरेंस कंपनियों, फार्मा कंपनियों सहित कुछ और जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तर ही छूट के तहत चल सकेंगे। इससे पहले दिल्ली में सभी रेस्तरां, बार बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ टेक अवे की सुविधा को ही मंजूरी देने का ऐलान किया गया। कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ने के बीच हरिद्वार जिला प्रशासन ने अब 14 जनवरी के मकर संक्रांति पर हर की पौड़ी पर स्नान करने पर रोक लगा दी। हरिद्वार के जिला अधिकारी विनय शंकर पांडे ने बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 14 जनवरी को जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि वो 108 फीट ऊंची आदि शंकराचार्य की प्रतिमा लगाएगी। इस प्रतिमा को एकात्मता की प्रतिमा का नाम दिया गया है। प्रतिमा के साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय भी सरकार की ओर से बनाया जाएगा। इन्हें मंदाता की पहाड़ियों पर 7.5 हेक्टेयर के इलाके में बनाया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट पर 2000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस पर कहा है कि राज्य बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ है। इसके अलावा नर्मदा नदी के किनारों पर गुरुकुल और आचार्य शंकर इंटरनेशनल अद्वैत वेदांता संस्थान भी बनाया जाएगा। बता दें, राज्य सरकार पर अभी 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। कांग्रेस ने मांग की है कि राज्य सरकार इस कर्ज को लेकर श्वेत पत्र लेकर आए। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा है कि शिवराज सरकार लगातार कर्ज ले रही है। नागालैंड में विवादित कानून अफसपा को हटाने की मांग को लेकर एक बार फिर लोग सड़कों पर हैं। नगा समुदाय के हजारों लोगों ने सोमवार से दीमापुर से लेकर नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक 70 किलोमीटर का मार्च शुरू किया। इन लोगों की मांग है कि अफसपा को खत्म किया जाए। नागालैंड में 4 दिसंबर को हुई फायरिंग के बाद से ही माहौल तनावपूर्ण है और लोग अफसपा को हटाने की मांग कर रहे हैं। फायरिंग की घटना में 14 नागरिकों और सेना के एक जवान की मौत हो गई थी। तब भी बड़ी संख्या में लोग नागालैंड में सड़कों पर उतरे थे और अफसपा को हटाने की मांग की थी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।